तो आज का हम टॉपिक देखेंगे दैट इज एग्रीकल्चर रिफॉर्म। क्यों ये टॉपिक को हम देख रहे हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 3 फार्म बिल को राज्यसभा से अभी पास हुआ है, तो डेट्स वाई, और उसको लेके फार्मर ग्रुप्स इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बट मोस्ट वोसिफेरस मोस्ट इंटेंस प्रोटेस्ट है दैट इज पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। बाकी इंडिया के दूसरे पार्ट्स में भी हो रहा है, बट ये 3 रीजन में प्रोटेस्ट काफी हाई इंटेंसिटी से है। ये हमारे सिलेबस में टॉपिक कहाँ पे आएगा? सो जनरल स्टडी 3 का पेपर है, उसके अंदर एक टॉपिक है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देन एक टॉपिक है सिक्योरिटी, दूसरा टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड फोर्थ टॉपिक है इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर एक सब सेक्शन है एग्रीकल्चर। सो एग्रीकल्चर के अंदर एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स आएगा, तो इसके अंदर डिफरेंट टर्म्स है, पीडीएस है, एमएसपी है, स्टॉक लिमिट है। तो एग्रीकल्चर रिफॉर्म के अंदर हम देखेंगे गवर्नमेंट का फार्म बिल क्या था, क्यों उसको अपोज कर रहे हैं, एग्रीकल्चर के अंदर प्रॉब्लम क्या है। फार्म बिल 2020, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, क्यों गवर्नमेंट ये रिफॉर्म लेके आई? प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट या प्राइम मिनिस्टर की स्पीच को आप देखेंगे तो वहां पे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये काफी हिस्टोरिक मोमेंट है फार्मर्स के लिए, बट फार्मर्स इसको अपोज कर रहे हैं। ऑलमोस्ट इंडिया के जितने भी फार्मर ग्रुप्स हैं वो इसको अपोज कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है? क्या गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके पास अथॉरिटी है कि एग्रीकल्चर के ऊपर कुछ लॉ बना पाए? एग्रीकल्चर रिलेटेड फैक्ट क्या है? एग्रीकल्चर में हम चैलेंजेस क्या क्या फेस कर रहे हैं? एग्रीकल्चर के अंदर रिफॉर्म क्या है, क्यों हमें रिफॉर्म करना चाहिए, एंड हाउ टू रिफॉर्म एग्रीकल्चर। तो फर्स्ट फार्म बिल को समझते हैं, जिसको लेके अभी प्रोटेस्ट हो रहा है। तो 3 फार्म रिफॉर्म बिल गवर्नमेंट ने पास किया। 1 फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल, फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल, एंड एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट बिल। ज्यादा जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो इसके रिलेटेड हो रहा है। फर्स्ट, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेडर्स एंड ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल। तो ये 3 बिल पास हो गया। ये तो कंप्लीटली नया बिल है, और ये बिल अमेंडेड वर्जन है। एसेंशियल कमोडिटी बिल 1955 है, उसको हमने अमेंड किया। इस पूरे रिफॉर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है? से मैं एक फार्मर्स हूँ, मेरे फार्म में कोई चीज प्रोड्यूस होता है, अब मुझे उसको सेल करना है, तो मैं कहाँ के जाके सेल कर सकता हूँ? तो एपीएमसी का मंडी होता है। तो एपीएमसी का फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, उसका मंडी है, वहीं पे जाके मुझे सेल करना है। अब मंडी में प्रॉब्लम ये होता है, से मंडी में 10 ट्रक जा सकती है, बट 100 फार्मर्स यहाँ पे आ गए हैं। अब 100 फार्मर्स यहाँ पे वेट कर रहे हैं, तो 10 को हम पहले एंट्री देंगे, वो लोग अपना प्रोड्यूस सेल करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट 10 को देंगे। तो मंडी की कैपेसिटी बहुत कम है, बट एरिया लार्ज है, तो वहाँ पे लार्ज फार्मर आ जाते हैं। दूसरा, मंडीज में बहुत सारे मिडल मैन हैं, वो फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि फार्मर्स प्रोड्यूस बेचने के लिए कहीं और तो जा नहीं सकता, वो तो मंडी में ही आएगा। तो मंडी में फार्मर को वो एक्सप्लॉइट करते हैं। सो गवर्नमेंट का रिफॉर्म का ऑब्जेक्टिव ये था टू ब्रेक मोनोपोली ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेटेड मंडी। अब इसमें गवर्नमेंट का रेगुलेशन क्या होता है? गवर्नमेंट ये कहता है कि मंडी के अंदर अगर किसी ट्रेडर को, किसी मिडल मैन को अगर परचेस करना है तो वो एमएसपी पे करना होगा। अब ये एमएसपी क्या होता है? जैसे आप किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं, मैंने एक दूध का पैकेट लिया, तो उसके अंदर लिखा हुआ है एमआरपी, डेट इज मैक्सिमम रिटेल प्राइस, से 27 रुपीज पर पैकेट है। तो 27 रुपीज से ज्यादा में कोई सेल करता है तो देन ये ऑफेंस है, उसको पनिश किया जाएगा। तो वैसे ही एमएसपी होता है, डेट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस।
से राइस का एमएसपी है 10 रुपीज पर केजी, तो कोई भी 10 रुपीज से कम में अगर फार्मर से परचेज करेगा तो डेट विल बी काउंटेड एज ऑफेंस। सो गवर्नमेंट रेगुलेटेड मंडी विच इज नोन एज एपीएमसी, वहां पे एमएसपी पे फार्मर से परचेज किया जाता है, ट्रेडर मिडलमैन परचेज करते हैं। तो गवर्नमेंट ने ये कहा कि अब फार्मर सिर्फ एपीएमसी मंडी में सेल नहीं कर पाएंगे, वो कहीं भी जाके सेल कर सकते हैं, एनी प्राइवेट प्लेयर को सेल कर सकते हैं। लेकिन प्राइवेट प्लेयर को कितना सेल करेंगे, कौन से रेट पे सेल करेंगे, ये सब इस बिल में मेंशन नहीं है। तो ये एक कंट्रोवर्सी हो रहा है कि फार्मर्स का ऐसा कहना है कि प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं वो उनको एमएसपी नहीं देंगे, एमएसपी से कम में देंगे, and allow farmers to sell directly to private player, and this private player will not be regulated by government। और ये सिर्फ मार्केट मैकेनिज्म से चलेगा, मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई से राइस का डिमांड ज्यादा है तो फार्मर्स को 20 रुपीज पर केजी मिल जाएगा, राइस का डिमांड नहीं है तो फार्मर्स को 5 रुपीज पर केजी मिल जाएगा। तो प्राइस गारंटी कोई गवर्नमेंट नहीं करने वाला, अब सारा मार्केट डिसाइड करेगा। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्शन है लोगों को। दूसरा, provide legal framework for farmers to enter into written contract with company and produce for them। से मैकडोनल्ड को पोटैटो चाहिए एक पर्टिकुलर साइज का, वो फार्मर के पास जाएगा और वो कहेगा कि आप पोटैटो हमारे लिए ग्रो करो और 100 केजी आपके फार्म से हमें पोटैटो चाहिए और पर केजी हम आपको 20 रुपीज देंगे और हम आपको 10,000 रुपीज एडवांस में दे रहे हैं, आप जो सोइंग कर रहे हो उसमें इसको इन्वेस्ट करो और जब आपका हार्वेस्टिंग हो जाए तो मुझे आप दे दो। तो इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। जो मल्टीनेशनल कंपनी है, फूड प्रोसेसिंग कंपनी है, ये लोग फार्मर के पास जाएंगे, फार्मर के साथ रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे और कहेंगे कि आप हमें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बाद में सेल कर सकते हो। तो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का इसमें क्लॉज है, ये काफी अच्छा क्लॉज है और ये हमारे फार्मिंग को कमर्शियलाइज करेगा। बट इसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, अगर बिजनेसमैन और फार्मर्स के बीच में डिस्प्यूट होता है तो उस डिस्प्यूट का सोल्यूशन कैसे होगा, उसके लिए हमें एक प्रॉपर बॉडी, प्रॉपर मैकेनिज्म बनाना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि जो बिजनेसमैन है उनके पॉकेट बहुत डीप हैं और फार्मर्स जो है वो पुअर है, तो दोनों के बीच में अगर कोर्ट में लीगल वे में भी अगर बैटल होता है तो फार्मर सस्टेन नहीं कर पाएगा। नाउ थर्ड, अलाउ एग्री बिजनेस to stock food articles and remove the government ability to impose restriction arbitrarily। अब ये क्या होता है, जैसे राइस है, राइस को किसी ट्रेडर ने परचेज किया तो राइस आता है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 के अंदर। तो गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन डाला है कि कोई भी ट्रेडर 100 केजी से ज्यादा राइस को वो अपने पास स्टॉक करके नहीं रख सकता। नहीं तो अगर ये रेस्ट्रिक्शन नहीं होता तो ट्रेडर क्या करते हैं, सारा का सारा राइस अपने पास स्टॉक करके रखते हैं और उसके बाद 3-4 महीने बाद उसको मार्केट में सेल करते हैं जब ऑफ सीजन हो जाएगा। जैसे अभी राइस का ऑन सीजन है, से मंथ ऑफ अक्टूबर है जब खरीफ क्रॉप का हम हार्वेस्टिंग करते हैं, ऑन सीजन है और उसमें राइस है 10 रुपीज पर केजी। ट्रेडर क्या करेगा, इसको परचेज करेगा, अपने गोडाउन में, अपने स्टोरेज में स्टोर करके रखेगा एंड देन जब ऑफ सीजन हो जाएगा, डेट इज से इन द मंथ ऑफ जनवरी, वो उसको मार्केट में सेल करेगा एट से 20 रुपीज पर केजी। तो फार्मर्स को तो 10 रुपीज ही मिला बट ये ट्रेडर ने 10 रुपीज का मार्जिन रख के बाद में सेल किया। तो गवर्नमेंट स्टॉक के ऊपर लिमिट रखती है कि इससे ज्यादा कोई भी ट्रेडर अपने पास स्टोर करके नहीं रख सकता। फूड ग्रेन्स को, ऑयल सीड को, बहुत सारे आइटम इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। तो ये स्टॉक लिमिट हटा दिया गया। तो ये भी रिफॉर्म एक ठीक रिफॉर्म नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा कि जो ट्रेडर्स अपने पास बहुत सारा स्टॉक करके रखेंगे और वो फूड इन्फ्लेशन में कंट्रीब्यूट करेगा। तो एक तरफ फूड इन्फ्लेशन भी आ जाएगा और फार्मर्स को भी कम प्राइस मिलेगा। तो स्टॉक लिमिट का रेस्ट्रिक्शन कंप्लीटली हटा दिया गया। तो ये जो दो रिफॉर्म है ये तो बहुत ही ज्यादा अपोज करने वाला है, बहुत ही ज्यादा ऑब्जेक्शनेबल है, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स को जब फार्मर्स सेल करेंगे और वो बिल्कुल भी रेगुलेटेड नहीं है, गवर्नमेंट को पता ही नहीं है कि किस प्राइस पे सेल किया गया, गवर्नमेंट को पता ही नहीं है कि क्या टर्म्स एंड कंडीशन है प्राइवेट प्लेयर एंड फार्मर्स के बीच में, तो फार्मर्स को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। एंड थर्ड,
स्टॉक लिमिट को हम रिमूव कर देंगे, तो ऐसे रिजल्ट होर्डिंग होगा, ब्लैक मार्केटिंग होगा। और एक और काम गवर्नमेंट क्या करता है कि जैसे ट्रेडर्स के ऊपर 100 kg का हमने लिमिट रखा है कि इससे ज्यादा राइस आप स्टॉक करके नहीं रख सकते हैं, बट मार्केट में राइस का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो फिर गवर्नमेंट ऑर्डर देती है कि अब ट्रेडर जो है वो सिर्फ 10 kg ही स्टोर कर पाएंगे। तो ट्रेडर को बाय डिफॉल्ट 90 kg मार्केट में रिलीज करना ही पड़ेगा, और मार्केट में जब ज्यादा सप्लाई आ जाएगा तो प्राइस अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। तो फर्स्ट एंड थर्ड जो रिफॉर्म है वो थोड़ा फिट नहीं बैठता है, सेकंड वाला बेटर है बट फर्स्ट एंड थर्ड उतना फिट नहीं बैठता। नाउ लोग अपोज क्यों कर रहे हैं? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव में कुछ डाउट है तो आप पूछो, फिर ये ऑपोजिशन में आपको बताता हूँ। सर सेकंड जो पॉइंट है वो भी तो ऑब्जेक्शनेबल है। हाँ, वो भी ऑब्जेक्शनेबल है, लेकिन उसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगा, फार्मर्स और कंपनीज के बीच में रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो उसके अंदर एक प्रॉपर ग्रीवेंस रिडर्सल मैकेनिज्म होना चाहिए कि इन केस ऑफ डिस्प्यूट होता है तो क्या करेंगे। बाकी मतलब अगर ऐसे आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को देखो तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इज ए गुड थिंग, क्योंकि फार्मर्स क्या करता है, अभी जैसे उसको सोइंग करना होगा तो अभी किसी मनी लेंडर से पैसे लेगा, वो लोन लोन लेगा और रेट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और उसके बाद वो ये सोइंग करेगा। सोइंग करने के बाद जब हार्वेस्टिंग करता है तब उसको मनी लेंडर को वापस देना है विद सम इंटरेस्ट। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होगा कि उसको एडवांस में पैसा मिल जाएगा, तो उसी पैसे को वो यूटिलाइज कर सकता है। तो लेकिन इसमें यही है कि प्रोटेक्शन उसको मिलना चाहिए। सर पर फार्मर्स जो है वो इतने इलिटरेट तो होते नहीं, वो हाँ, कॉन्ट्रैक्ट अगर ट्रेडर जो है वो अपने हिसाब से अपने क्लॉजेस लगाएगा तो हाउ विल बी दे हाँ, एबल टू हाँ, तो गेट। वही वही मैं बोल रहा हूँ ना कि ये दोनों जो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं तो वो रेगुलेटेड होना चाहिए। बट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एज सच कंसेप्ट इज नॉट बैड, बट ओनली प्रॉब्लम इज रेगुलेशन ऑफ दैट थिंग। वो आगे मैंने लिखा हुआ है, आगे बताऊंगा मैं आपको। और कुछ डाउट किसी को? सर ये ये एपीएमसी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है फार्मर को? नहीं, ये फार्मर्स को नहीं, जो मिडल मैन होते हैं, ट्रेडर होते हैं, उनको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। ओके। अब फार्मर जाके वहां पे सेल करेगा, तो सेल करने के बाद जो है कि जो ऑथोराइज वहां पे मिडल मैन होते हैं वही परचेज कर पाएंगे, सारे लोग परचेज नहीं कर पाएंगे। ओके। सर यस। सर ये जो थर्ड पॉइंट आपने बोला, हाँ, ये गवर्नमेंट ने क्यों मतलब क्यों ऐसा पॉइंट लाया? आई मीन इसका कोई पर्पस? हाँ, ये आगे मैं बताता हूँ। क्योंकि इसमें गवर्नमेंट ने क्या कहा कि जैसे 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था, हमने अपने इकोनॉमी को फ्री कर दिया, तो वैसे ही ये वाला जो रिफॉर्म है इसमें हमने पूरे अपने एग्रीकल्चर को फ्री कर दिया। बट एक हमें यहाँ पे ये चीज समझना पड़ेगा कि एग्रीकल्चर और ट्रेड, इन दोनों में डिफरेंस है। जैसे इंडस्ट्री को ओपन करना डेट इज गुड थिंग, बट एग्रीकल्चर के अंदर अभी भी जो फार्मर्स हैं उनका लैंड होल्डिंग बहुत कम है, फार्मर्स अभी भी जो हैं वो इलिटरेट हैं। तो ये गवर्नमेंट का जस्टिफिकेशन है कि हमने एग्रीकल्चर को कंप्लीट फ्री कर दिया, और जो अपोज कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि बैकफायर करेगा। ओके सर। सर यस। सर अभी भी प्राइवेट को तो बेचते ही हैं ये लोग फार्मर्स को, हाँ, बेचते ही हैं। तो फिर इसमें हाँ, लेकिन प्राइवेट कहीं मंडी देखा है आपने? नहीं। हाँ, तो अब प्राइवेट मंडी आ जाएगी ना। ओके जैसे सर। कि एपीएमसी का मंडी है, उसके साइड बाय साइड अब एक प्राइवेट मंडी आ जाएगी, से एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड का। हाँ सर, ये हो सकता है। हाँ, पर अभी ये है कि फार्मर्स के ऊपर अभी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अभी भी फार्मर्स जहां चाहे वहां जाके बेच सकता है, लेकिन अगर वो मंडी में बेचेगा तो उसको प्राइस गारंटी मिलेगा, बाहर जाके बेचेगा तो वहां कोई प्राइस गारंटी नहीं है, इसलिए फार्मर्स मंडी में जाके बेचते हैं। समझे आप जितना? हाँ हाँ सर, वो जाते हैं पीएमसी में, तो ये सिर्फ प्राइवेट वाला मुझे समझ नहीं आ रहा था। हाँ। हाँ, थैंक यू सर। या ओके, तो अब आगे प्रोसीड करते हैं। फार्म बिल को अपोज क्यों किया जा रहा है? पहला ऐसा है कि ये फार्म बिल को जब लाया गया तो गवर्नमेंट बोल रही है ये हिस्टोरिक है, लेकिन फार्मर्स कह रहे हैं कि हमें तो ये चाहिए ही नहीं था, गवर्नमेंट ने हमसे कभी कंसल्ट ही नहीं किया। तो गवर्नमेंट के अंदर एक सेट प्रोसीजर होता है कि जब भी कोई बिल या कोई पॉलिसी, कोई स्कीम लेके आते हैं, तो
तो उसके स्टेक होल्डर से कंसल्ट करते हैं। जैसे गवर्नमेंट एजुकेशन में कुछ चेंजेस लेके आएगी तो गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, स्टूडेंट से, पेरेंट्स से, इन सब से कंसल्ट करेगी कि ओके आप बताओ कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसमें ये सारे प्रोविजन है, तो क्या आपको एक्सेप्टेबल है या आपको ऑब्जेक्शन है। ओके आपको ऑब्जेक्शन है, इस पॉइंट पे ऑब्जेक्शन है, क्यों ऑब्जेक्शन है आप हमें बताओ, अगर लगता है ये ठीक नहीं है तो हम निकाल देंगे। तो फार्मर्स के लिए कहा जा रहा है ये हिस्टोरिक मूवमेंट है, बट फार्मर्स ने कहा तो हमने तो कभी डिमांड ही नहीं किया, ये हमें तो कभी कंसल्ट ही नहीं किया गया। और इंडिया के जो 31 फार्मर ग्रुप है, सम ग्रुप्स दे आर एफिलेटेड विथ आरएसएस, आरएसएस जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है बीजेपी का, जो भी रूलिंग पार्टी है, दे आर ऑल्सो अपोजिंग। सो नो कंसल्टेशन विथ फार्मर ग्रुप। पार्लियामेंट्री प्रोसीजर को बाईपास किया गया। अब लास्ट संडे को राज्यसभा में जो सीन हुआ था वो सीन कैसा था कि राज्यसभा के मेंबर डिवीजन ऑफ वोट डिमांड कर रहे थे। वो कह रहे थे कि आप काउंटिंग करो कि कितने लोग इस बिल को सपोर्ट कर रहे हैं, कितने लोग अपोज कर रहे हैं। ओपोजिशन पार्टी का क्लेम था हमारे पास नंबर है, बट उनका ऐसा एलिगेशन है, आई एम सेइंग एलिगेशन क्योंकि अभी तक प्रूव नहीं हुआ है, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा उन्होंने डिवीजन ऑफ वोट नहीं कराया और वॉइस वोट से पास कर दिया। और ये फर्स्ट टाइम उनका ऐसा क्लेम है कि फर्स्ट टाइम ऐसा राज्यसभा में हुआ है कि जब मेंबर्स डिमांड कर रहे हैं और डिवीजन ऑफ वोट, बट डिवीजन ऑफ वोट नहीं हुआ है। दूसरा मेंबर्स का डिमांड था कि ये बिल को पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजा जाए, पार्लियामेंट्री कमेटी इसको स्क्रूटिनाइज करेगा बिल के प्रोविजन को, बट वो भी डिमांड नहीं माना गया। और थर्ड मेंबर एलिगेशन लगाते हैं कि इतनी जल्दी क्या थी बिल को पास करने के लिए, 3 घंटा इसके ऊपर डिबेट हुआ, बिल हमने पास कर दिया, इसके लिए 2 दिन 3 दिन का हम डिबेट रख सकते थे या नेक्स्ट सेशन में इसको पास कर सकते थे। सो व्हाट वाज अ हरी टू पास द बिल। तो दूसरे लोग अपोज जो करते हैं वो कहते हैं कि पार्लियामेंट्री प्रोसीजर को कंप्लीट इसमें बाईपास किया गया, कंप्लीट इसको इग्नोर किया गया और बहुत जल्दी जल्दी इसको पास किया गया। तो इसमें कुछ ना कुछ फिशी लग रहा है, हमें कुछ ना कुछ इसमें डाउट हो रहा है। थर्ड, मंडीज के अंदर जो ट्रेडिंग होता है तो उसके ऊपर टैक्स लगता है और वो पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है और स्टेट गवर्नमेंट वो पैसे को यूज करती है फार्मर्स के डेवलपमेंट के लिए, उस पैसे को यूज करती है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए, जैसे इरिगेशन का कैनाल बना दिया, रूरल एरिया में इलेक्ट्रिसिटी दे दिया, रूरल एरिया में रोड अच्छे कर दिए। तो मंडीज के अंदर जो ट्रेडिंग होता है उसके ऊपर टैक्स लगता है। और आपको ये सुन के शॉकिंग लगेगा कि पंजाब हरियाणा जैसे स्टेट में मंडी से जो रेवेन्यू आता है दैट इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट रेवेन्यू फॉर स्टेट गवर्नमेंट। जीएसटी की वजह से स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम हो गया है। अब स्टेट गवर्नमेंट के पास 3 ही मेजर रेवेन्यू है। एक है पेट्रोल से जो टैक्स आता है, पेट्रोल डीजल से, दूसरा है अल्कोहल से जो आता है और नंबर थर्ड है मंडी से। ये 3 मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। सो मंडी विल ब्रिंग रेवेन्यू फॉर स्टेट गवर्नमेंट एंड दिस विल डिमिनिश देयर रेलेवेंस, क्योंकि अब स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं आएगा। फार्मर्स के पास ऑप्शन है, वो एपीएमसी के मंडीज में जाके सेल कर सकता है और वो प्राइवेट मंडी में जाके सेल कर सकता है। एपीएमसी के मंडी में टैक्स लगेगा, प्राइवेट मंडी में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। से यहाँ पे 10 रुपीज का मैं सेल कर रहा हूँ और 2 रुपीज अगर टैक्स लगता है तो प्रोडक्ट मुझे 12 रुपया मिलेगा, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ 10 रुपीज ही होगा। तो इसीलिए लोग एपीएमसी के मंडी में क्यों परचेज करेंगे, क्यों सेल करेंगे, बिकॉज वहां पे तो उनको टैक्स देना होगा, प्राइवेट मंडी में तो कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। तो धीरे धीरे एपीएमसी की मंडी ही खत्म हो जाएगी, ऐसा एलिगेशन है। So revenue is used for farmer development and building farm infrastructure. Then fourth, job loss होगा। बहुत सारे मिडल मैन यहाँ पे जॉब करते हैं, ट्रेडर्स वहां पे जॉब करते हैं, तो ये जॉब लॉस होगा यहाँ पे। फिर ये किसी ने अभी बेनिफिट, मैंने आपको बताया ना आगे रूपाली कि इसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव था तो गवर्नमेंट का ये था कि हमने एग्रीकल्चर को कंप्लीट फ्री कर दिया है, नाउ फार्मर्स आर फ्री, दे कैन सेल एनीवेयर। सो इससे जॉब लॉस होगा कि मिडल मैन हैं, ट्रेडर्स हैं, उनका जॉब लॉस होगा। 2013 में उस समय लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन सुषमा स्वराज, उन्होंने एक स्पीच दिया था और उस स्पीच में उन्होंने ऐसा कहा था कि ये फार्मर्स हैं और ये
ट्रेडर्स हैं एंड मिडलमैन हैं। नॉर्मली जो मंडी होता है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है। तो जैसे कि से मैं अभी अहमदाबाद में हूँ, अहमदाबाद की मंडी में जाऊंगा सेल करने, तो वहाँ के मिडलमैन को भी मैं जानता हूँगा, वहाँ के ट्रेडर को भी मैं जानता हूँगा। हो सकता है वो मेरे कम्युनिटी का हो, तो वो मेरे को ज़्यादा एक्सप्लॉइट नहीं करेगा, क्योंकि अगर ज़्यादा एक्सप्लॉइट करेगा तो कम्युनिटी प्रेशर है कि किसी मैरिज में, किसी सोशल रिलीजियस फंक्शन में मुझे उससे मिलना है, तो वो अगर मुझे ज़्यादा एक्सप्लॉइट करेगा तो हो सकता है सोसाइटी ही उसको बॉयकॉट कर ले। या फिर ये ट्रेडर मिडलमैन के पास मैं फिर कभी जाऊं, मैं कहूं कि मेरे घर में मेरी बेटी की शादी है, या मेरे घर में मुझे घर बनाना है, मुझे आप लोन दे दो, तो वो मुझे लोन भी दे देगा, बिकॉज आई नो देम, सो दे विल हेल्प मी आउट। चांसेस आर देयर दे विल हेल्प मी आउट। बट अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी आ गई, उसका कोई मिडल मैन है, तो वो तो मुझे जानता ही नहीं है। तो सुषमा स्वराज ने जब 2013 में स्पीच दिया था लोकसभा में, तब उन्होंने ऐसा कहा था कि जो मिडल मैन मल्टीनेशनल कंपनी है वो सूट बूट पहन के आएंगे, और वो तो फार्मर्स के साथ बात भी नहीं करेंगे, बिकॉज उनको लगता है फार्मर इग्नोरेंट है, फार्मर्स के कपड़ों से बदबू आएगी, तो वो उनसे बात भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे है कि फार्मर्स, ट्रेडर, मिडल मैन एक दूसरे को जानते हैं और कम्युनिटी प्रेशर होता है, सो एक दूसरे को एक्सप्लॉइट नहीं करते हैं। लेकिन बाद में जो मिडल मैन आएगा, जो प्राइवेट मंडीज के अंदर, वो मल्टीनेशनल कंपनी का होगा, और वो फार्मर के साथ बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है। ये एमएसपी रिजीम को फ्यूचर में खत्म कर देगा। अब इसको लेके भी कंट्रोवर्सी है। प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया था, प्राइम मिनिस्टर ने 3 बार कहा कि मैं बार बार बोल रहा हूं कि एमएसपी रहेगा, एमएसपी कहीं नहीं जाने वाला। इवन एग्रीकल्चर मिनिस्टर, उन्होंने भी कहा कि एमएसपी रहने वाला है, लेकिन ये चीज कहीं पे बिल में मेंशन नहीं है। तो फार्मर ग्रुप्स कह रहे हैं कि ठीक है, आप कह रहे हो कि एमएसपी नहीं एंड होने वाला है, तो आप बिल में लिख के दे दो तो हम मान जाएंगे। Then farmers lack bargaining power with big companies. किसी का डाउट है तो मैं बाद में देखूंगा। फार्मर लैक बार्गेनिंग पावर विथ बिग कंपनी। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? से दिस इज अ फार्मर एंड दिस इज सम मल्टीनेशनल कंपनी। फार्मर जैसे ही हार्वेस्ट करता है तो उसके ऊपर ऑलरेडी 10,000 का लोन है, जस्ट फॉर एग्जांपल, और फार्मर अगर जल्दी ये 10,000 का लोन को रिटर्न नहीं करेगा तो इसके ऊपर इंटरेस्ट इंक्रीज होगा। रूरल एरिया में आपको ये जान के शॉकिंग लगेगा कि इंटरेस्ट रेट कितना प्रिवेल करता है, तो डेट इज 60% से 300% तक इंटरेस्ट रेट प्रिवेल करता है। अब इंटरेस्ट रेट रूरल एरिया में कैसे चलता है कि जून के मंथ में मैंने किसी से 100 रुपीज लिया, देन जुलाई के मंथ में मुझे उसको 105 रुपीज रिटर्न करना है, 5 रुपीज इंटरेस्ट, और वो काउंट करता है कि ये 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। बट बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट मंथली कंपाउंड नहीं होता, मंथली कैलकुलेट नहीं होता, वो एनुअली कैलकुलेट होता है। तो अगर एनुअली आप इंटरेस्ट रेट देखोगे तो ये आ जाएगा 60%। तो 60% से लेके 300% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट रूरल एरिया में प्रिवेल करता है। यानी मैं किसी से अगर 100 रुपीज लेता हूं तो 60% रेट ऑफ इंटरेस्ट से मुझे उसको 160 रिटर्न करना है, 300% के हिसाब से 400 रिटर्न करना है। बैंक में जो मैक्सिमम लोन है, अगर आप लोन लेते हैं पर्सनल रीजन के लिए भी, तो भी वो 18-19% है। तो 300% तो ब्रॉड डे लाइट रॉबरी है जो मनी लेंडर्स हैं फार्मर्स के साथ करते हैं। तो फार्मर्स के ऊपर ऑलरेडी लोन होगा, और फार्मर ज़्यादा दिन तक प्रोडक्ट को अपने पास रख नहीं सकता, क्योंकि ज़्यादा दिन तक अपने पास रखेगा तो लोन का इंटरेस्ट बढ़ते जाएगा। तो फार्मर्स बहुत जल्दी में होता है इसको सेल करने के लिए, तो इसको कहते हैं डिस्ट्रेस सेल। फार्मर्स डोंट हैव होल्डिंग कैपेसिटी, उनके पास पैसा नहीं है, और उनके पास स्टोरेज के लिए कैपेसिटी भी नहीं है स्टोर करने के लिए। तो फार्मर्स एमएनसी के पास जाएगा, मल्टीनेशनल कंपनी कहेगा नहीं 10 रुपीज तो आप डिमांड कर रहे हो बहुत ज्यादा, ये तो हम नहीं देंगे, हम आपको 7 रुपीज देंगे, आपको सेल करना है तो करो, नहीं सेल करना है तो जस्ट गेट लॉस्ट। तो फार्मर्स इसको सेल करेगा बिकॉज फार्मर्स के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। Farmers don't have knowledge to negotiate best terms with a private company because business के पास डीप पॉकेट होता है। मैकडोनल्ड वो एक फार्मर के पास जाएगा, वो फार्मर अगर ज्यादा डिमांड कर रहा है दूसरे फार्मर के पास जाएगा, तीसरे फार्मर के पास जाएगा, बिकॉज मैकडोनल्ड के पास 100 फार्मर्स हैं, उसमें से किसी 1-2 ऑप्शन को वो चूज करेगा। बट फार्मर्स के पास तो एक ही ऑप्शन है, दैट इज मैकडोनल्ड।
बहुत सारे लॉज हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशन है, इकोनॉमिक अवेयरनेस है, उसके बारे में फार्मर्स को पता नहीं होता। सो फार्मर्स उतने एजुकेटेड नहीं होते हैं, फार्मर्स के पास उतना नॉलेज नहीं होता, सो वो निगोशिएट नहीं कर सकते प्राइवेट कंपनी के साथ। मंडीज के बाहर कोई भी रेगुलेशन नहीं है, तो जब कोई भी रेगुलेशन नहीं है तो किसने कितना परचेज किया, कितने प्राइस पे परचेज किया, इसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं होगा। तो जिसकी वजह से गवर्नमेंट को भी ये नहीं पता चलेगा कि हमारे पास अभी कितना टोटल फूड ग्रेन्स का स्टॉक है। लेकिन एपीएमसी के मंडी में जितना परचेज होता है तो गवर्नमेंट को पूरा रिकॉर्ड पता चलता है, और यहाँ पे कोई भी इफेक्टिव ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म नहीं है। इन केस फार्मर्स के बीच में, ट्रेडर्स के बीच में, कंपनीज के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है, उस डिस्प्यूट को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे फार्मर कंप्लेन कर सकता है अगर उसको बेटर प्राइस नहीं मिलता है। सो दिस आर द रीजन बिकॉज ऑफ विच पीपल आर अपोजिंग ऑल द थ्री फार्म बिल। नाउ एसेंशियल कमोडिटी बिल, उसको अपोज करने के पीछे एक और स्पेसिफिक रीजन है। एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020, इसका एम था कि ये डीरेगुलेट कर देगा सेरल्स को, राइस, व्हीट, मेज, पल्सेस को, ऑयल सीड को, पल्सेस दैट इज दाल, ऑयल सीड, एडिबल ऑयल, ओनियन एंड पोटैटोस। तो इनको एसेंशियल कमोडिटी से हमने निकाल दिया, विच मीन्स इसके ऊपर अब गवर्नमेंट का कोई भी स्टॉक लिमिट नहीं होगा। मैं अपने गोडाउन में चाहूँ तो 1 लाख केजी भी रख सकता हूँ स्टोर करके, जितने दिन चाहूँ मैं स्टोर करके रख सकता हूँ। तो इसमें कुछ रॉकेट साइंस तो नहीं है कि जो ट्रेडर्स हैं इसको होर्डिंग करेंगे। तो अब बहुत सारे प्रोडक्ट को हमने एसेंशियल कमोडिटी से निकाल दिया, और एसेंशियल कमोडिटी में ये कहा जाता है कि वार, फेमाइन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्राइस राइज एंड नेचुरल कैलेमिटी के समय हम स्टॉक लिमिट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। बट अब कहा गया कि सिर्फ प्राइस ट्रिगर के समय हम कर पाएंगे। जैसे राइस का प्राइस 10 रुपीज से इंक्रीज होके 20 रुपीज हो गया, तो हम कहते हैं राइस के अंदर इन्फ्लेशन आ गया। तो गवर्नमेंट अब ऑर्डर करेगी कि जिसके पास भी राइस का स्टॉक है वो 10 केजी से ज्यादा राइस का स्टॉक नहीं रख सकता, तो वो सारे लोग राइस को मार्केट में रिलीज करेंगे और इसका प्राइस डाउन हो जाएगा, क्योंकि सप्लाई इंक्रीज हो गया, और जब सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा तो डिमांड कंट्रोल में आएगा। तो एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट बिल को भी लोग इसलिए अपोज कर रहे हैं कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स को गवर्नमेंट ने डीरेगुलेट कर दिया, उसको निकाल दिया एसेंशियल कमोडिटी के डेफिनेशन में से। तो उसका होर्डिंग होगा, उसका ब्लैक मार्केटिंग होगा, और ट्रेडर्स अनड्यू फायदा उठाएंगे। तो इसीलिए बिल को अपोज किया जा रहा है। तो इस अपोजिशन में कुछ डाउट है देन यू कैन आस्क। ओके, तो आई थिंक कोई डाउट नहीं, तो हम आगे मूव करते हैं। Sir, यस ध्रुव। sir, as you said that the farmers don't have any substitute, that if they are selling to that private companies, they don't have any other substitutes. करेक्ट। But sir, APMC is there, na? It is the government is not removing APMC. So if the private companies are exploiting the farmers, they are charging high prices from them. They can't substitute themselves towards the APMC. No, this is the scenario. This is farmer. Farmer can go to APMC also. Farmer can go to private mandi also. Okay. Say a trader who is purchasing from APMC 10 rupees per kg of rice plus 2 rupees tax he has to pay. So tax will be applicable in APMC, but a trader who is purchasing from private mandi, he don't have to pay any tax. Now, why the trader will go to APMC to purchase? Because if he or she is going to APMC, they have to pay 12 rupees per kg, 2 rupees tax, 10 rupees price, and if they are going to private mandi, they have to pay only 10 rupees. So private mandi will be tax free. So all the traders will be in private mandi. So farmers, for obvious reason, they also have to come to private mandis because the traders are over there. So APMC उसका slow death हो जाएगा, because APMC के ऊपर टैक्स है, प्राइवेट मंडी के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं है।
Sir, so from here, that word trader, you mean middleman or the private companies? Middleman also, end user also. Suppose say if I give example of McDonald's, so McDonald is end user of potato, so McDonald can be trader also, or any XYZ can be trader also. They will purchase on behalf of McDonald and then they will sell to McD. Yes, sir. And instead of this, the farmers can't make a union that they won't sell a particular commodity of goods. Means they can fix a price, na, that, for example, if traders are or private companies can exploit them, then farmers can form union, na, that they won't sell potato less than of rupees 10 per kg. So Uh, if all the farmers make a decision, then they won't be exploited. See, all the farmers are making decision that they won't sell potato less than 10 rupees per kg. Then what will happen? The traders will not make purchase for that particular season. Then what will happen to farmers? Their condition is worse like anything, and their condition will deteriorate. What will happen to trader? They will suffer some loss, but they have deep pocket. Say they have 1,000 crores, and out of which 2 crore will be lost. So they it will not make much difference to their life, but it will make a much difference to the farmer's life. Plus another thing, not selling your product below 10 rupees. So this is the arbitrary price which farmers has set for themselves. So this is illegal also, na? Because nothing is mentioned in a law. Suppose you are striking or you are forming an opinion, forming an union, and then you are making some demand which is not in any law book. Then your demand will be termed as illegal. And then when a trader association or multinational company will take you to the court, you will be liable to be punished or pay compensation. Okay. All right, sir. Yes, sir. Thank you. या कुछ और डाउट किसी को? ओके, तो आगे प्रोसीड Sir, करें. why government has not placed any restrictions on the private traders? मैंने कहा ना, गवर्नमेंट वांट्स टू फ्री एग्रीकल्चर सेक्टर completely. So this is the thinking of a government, but lots of people are skeptical about the government thinking, that whatever government has done, they are doubting government intention. कुछ और डाउट किसी को? ओके, आगे देखते हैं. अब कुछ लोग ये बोलते हैं कि जो बिल है वो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को वॉयलेट करता है. गवर्नमेंट के पास राइट नहीं था कि उसको एग्रीकल्चर के ऊपर लॉ बना सकता है, फिर भी गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर के ऊपर लॉ बनाया. अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखते हैं कि क्या किसी कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स का वॉयलेशन कर रहा है, किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का वॉयलेशन कर रहा है फार्म बिल. तो फर्स्ट ऑर्डिनेंस साइन होता है. अब ऑर्डिनेंस क्या कहता है? when parliament is not in session. अब इसको कैसे टेक्निकली डिफाइन करते हैं? दिस इज राज्यसभा, दिस इज लोकसभा. राज्यसभा सेशन में है, लोकसभा भी सेशन में है. राज्यसभा सेशन में है, लोकसभा सेशन में नहीं है. राज्यसभा सेशन में नहीं है, लोकसभा सेशन में है, और दोनों हाउस सेशन में नहीं है. सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी काउंटेड एज हाउस इज इन सेशन. जब दोनों हाउस बैठे हुए हैं, बिकॉज इंडिया में बिल कैसे पास होता है? से फर्स्ट इट विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा, देन लोकसभा, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा, और फर्स्ट इन लोकसभा, देन राज्यसभा, और देन प्रेसिडेंट के पास जाएगा. सो फॉर पासिंग ऑफ एनी बिल, बोथ द हाउस शुड बी इन सेशन. बट व्हेन आइदर ऑफ द हाउस इज इन सेशन और नन ऑफ द हाउस इज इन सेशन, उसको हम कहते हैं रेसेस. रिसेस कहते हैं. तो रिसेस जैसे कि स्कूल में इंटरवल होता था, लंच ब्रेक होता था, तो उसको हम रिसेस कहते थे पीरियड के बीच में. तो दिस इज नोन एज रिसेस. सो जब भी रिसेस होगा, हाउस सेशन में नहीं होगा, देन पार्लियामेंट तो लॉ बना नहीं सकता, क्योंकि पार्लियामेंट के लॉ बनाने के लिए दोनों हाउस को सेशन में होना चाहिए. और कंट्री में कोई अर्जेंट सिचुएशन है, एनी अर्जेंट सिचुएशन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
उसको हम ऑथोराइज करते हैं, वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है. सो व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ passing of bill by parliament, and if there is some urgent situation, then president को हम authorize करते हैं कि president ordinance को issue करेंगे. प्रेसिडेंट जब ऑर्डिनेंस को इशू करेंगे तो वो ऑर्डिनेंस उस समय एप्लीकेबल हो जाएगा, और जब हाउस सेशन में आएगा तो उस ऑर्डिनेंस को हमें पास कराना पड़ेगा. अगर हाउस उस ऑर्डिनेंस को पास नहीं करता है तो वो वहीं पे कैंसिल हो जाएगा. अगर हाउस पास कर देता है तो वो ऑर्डिनेंस क्लियर हो जाएगा. सो दिस इज मेंशन इन आर्टिकल 123 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 123 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, President is authorized to issue ordinance on any matter of urgent public importance when Parliament is not in session. बट अब यहाँ पे ये कहा गया कि इतनी जल्दी क्या थी, ये कौन सा कोई अर्जेंट पब्लिक मैटर था? ऐसा तो कोई अर्जेंट पब्लिक मैटर नहीं था. जब हाउस सेशन में आता तो बिल होता, बिल के ऊपर पूरा डिस्कशन होता और देन पास होता. तो गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस इशू किया, इसके अंदर भी लोगों ने डाउट रेज किया. दूसरा, 7th schedule of Indian Constitution, which is related to Article 246, Part 11 of Constitution. Part 11 of Constitution क्या है? सेंटर स्टेट रिलेशन और इंटर स्टेट रिलेशन, जिसको हम फेडरल रिलेशन कहते हैं. इसके अंदर 3 लिस्ट है. यूनियन लिस्ट के अंदर जो भी सब्जेक्ट है इसके ऊपर पार्लियामेंट लॉ बना सकता है. स्टेट लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकता है. और कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है इसके ऊपर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों लॉ बना सकता है. बट अगर सेम सब्जेक्ट के ऊपर पार्लियामेंट का भी लॉ है, स्टेट लेजिस्लेचर का भी लॉ है, तो पार्लियामेंट का लॉ प्रिवेल करेगा. तो अब यूनियन लिस्ट के अंदर हम देखते हैं एग्रीकल्चर कहाँ पे प्लेस है. तो यूनियन लिस्ट में एग्रीकल्चर कहीं पे प्लेस नहीं है. एंट्री नंबर 42 है. एंट्री नंबर मीन्स लिस्ट को आप ऑर्डर में देखोगे तो 42 नंबर है. इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स. स्टेट लिस्ट के अंदर एंट्री नंबर 14 है एग्रीकल्चर, इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर एजुकेशन एंड रिसर्च. तो ट्रेड के लिए गवर्नमेंट लॉ बना सकता है. तो ये तीनों एक्ट का बेसिक पर्पस क्या है? हमने फार्मर को फ्री किया. फार्मर ऑफ हरियाणा कैन मेक सेल इन केरला. केरला का फार्मर बंगाल में बेच सकता है. तो इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स. तो अब कुछ लोगों ने डाउट रेज किया कि वेदर एग्रीकल्चर इज अ ट्रेड और नॉट. तो यहाँ कहा गया कि यस, एग्रीकल्चर कमोडिटी के अंदर हम परचेज एंड सेल करते हैं, दैट विल बी काउंटेड एज अ ट्रेड. एंट्री 14 एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर एजुकेशन एंड रिसर्च. बट गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर में कहाँ को चेंज किया? गवर्नमेंट ने तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग में चेंज किया ना, कि आप प्रोडक्ट को कैसे सेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हैं. तो गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का वोलेशन नहीं किया है एज ऑफ नाउ. देन कॉन्करेंट लिस्ट, एंट्री नंबर 33, ट्रेड एंड कॉमर्स इन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड supply and distribution of food stuff, food grains, including edible oilseed, oil, cattle fodder, raw cotton, cotton seed and raw jute. So clearly concurrent list में mention है कि trade and commerce in this item can be done by parliament, can be done by state legislature. तो parliament ने कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर इस प्रोविजन को यूटिलाइज करके, यूनियन लिस्ट के अंदर इस प्रोविजन को यूटिलाइज करके ये 3 बिल गवर्नमेंट लेके आई है. तो अगर हम कोर्ट में चैलेंज भी करते हैं गवर्नमेंट के सेक्शन को, तो मोस्ट लाइकली है कि कोर्ट इसको रिजेक्ट कर देगा, जितना मेरा अंडरस्टैंडिंग कहता है, क्योंकि लीगल इसमें कोई भी प्रोविजन का वोलेशन नहीं हुआ है. डेट्स वाई देखना कि कोर्ट में कोई ग्रुप डायरेक्टली चैलेंज नहीं कर रहा है, दे आर सिंपली अपोजिंग. गवर्नमेंट के ऊपर वो प्रेशर डाल रहे हैं, भारत बंद करके और रोड को जाम करके या रेल को रोक के गवर्नमेंट के ऊपर वो प्रेशर डाल रहे हैं. अब धारा आप अभी हो यहाँ पे? यस सर. हाँ, तो आपने जैसे क्वेश्चन पूछा था ना कि ये एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट है तो कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया, तो ये उसका क्लैरिफिकेशन है. समझे आप? ओके सर, समझ गए. जब भी कोई न्यूज आता है ना तो मैं क्या करता हूँ कि 3 सोर्स अपने पास हमेशा रखता हूँ, तो जिससे न्यूज अंडरस्टैंडिंग में मुझे हेल्प मिल जाता है. एक कॉन्स्टिट्यूशन. तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लक्ष्मीकांत बुक आपके पास रहेगा, दैट इज मोर देन इनफ फॉर योर एग्जामिनेशन. अगर
आपको लॉयर बनना है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनल पढ़ना पड़ेगा, बट फॉर यूपीएससी के लिए लक्ष्मीकांत इज मोर देन इनफ। दूसरा, इकोनॉमी का कुछ कंसेप्ट आता है तो उसके लिए आप रैंडम गूगल सर्च कर लेना, जैसे इन्फ्लेशन हुआ, ग्रोथ हुआ, जीडीपी हुआ, रैंडम गूगल सर्च कर लेना। और नंबर थर्ड होता है किसी एरिया का नाम होता है, जैसे लास्ट वीक हमने अफगानिस्तान देखा था, तो अफगानिस्तान का मैप के बारे में आप अवेयर रहेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि डुरांड लाइन कहाँ है, अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में क्या डिस्प्यूट है। सो whenever you are reading newspaper or any news, you should have 3 reference with yourself. One economy का, another पॉलिटी का, एंड थर्ड एटलस का। सो इकोनॉमी में कोई बहुत अच्छी बुक नहीं है, जैसे ये एनसीईआरटी है तो उसमें स्टोरी के फॉर्म में मेंशन है। रमेश सिंह है तो वो भी उतना क्लियरिटी नहीं है। जितनी भी बुक अवेलेबल है उसमें रमेश सिंह बेस्ट बुक है, बट उसमें भी क्लियरिटी उतना नहीं है, तो उसमें रैंडम गूगल सर्च करके और उसके ऊपर रिलाई करना। टू अंडरस्टैंड एनी न्यूज ये 3 रेफरेंस आपके पास होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमी टर्म्स एंड एटलस। So this is constitutional provision related to Farm Bill 2020। अगर इसको कोर्ट में चैलेंज करते हैं तो आई डोंट थिंक सो कोर्ट इसको जस्टिफाई करेगा, कोर्ट इसको कैंसल कर देगा, जितना भी मेरा अंडरस्टैंडिंग कह रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में कुछ डाउट है देन यू कैन आस्क। सर कैन यू रिपीट ऑर्डिनेंस? ऑर्डिनेंस ये होता है कि अंडर आर्टिकल 123 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जब भी हाउस सेशन में नहीं है देन प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। तो सर ये बिल भी प्रेसिडेंट ने पास किया होगा? हाँ, प्रेसिडेंट ने इशू किया था। प्रेसिडेंट ने इशू किया था तो प्रेसिडेंट भी इतना तो उन्होंने भी कुछ देखा होगा फिर पास किया होगा? नहीं, प्रेसिडेंट के पास देखो कुछ ऐसा नहीं होता ना पावर। प्रेसिडेंट जब भी आप बोलो ना तो ब्रैकेट में होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्रेसिडेंट के पास नहीं पावर है। जैसे सरकाज़म में ऐसा कहा जाता है कि प्रेसिडेंट को डिनर में पनीर खाना है या मटन खाना है, वो भी प्रेसिडेंट डिसाइड नहीं करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसाइड करता है। तो प्रेसिडेंट के पास कुछ पावर नहीं है, तो जस्ट सिंबॉलिक पोजीशन है। ओके सर। ओके, कुछ और डाउट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन? यस सर। सर अपन कोर्ट के अंदर ऑर्डिनेंस को चैलेंज कर सकते हैं? ऑर्डिनेंस को यस चैलेंज कर सकते हैं। आप किसी भी एक्शन को, किसी भी बिल को चैलेंज कर सकते हो, किसी भी ऑर्डिनेंस को आप चैलेंज कर सकते हो कोर्ट में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर एक बेसिक स्ट्रक्चर है, और वो बेसिक स्ट्रक्चर क्या कहता है, आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ भी चेंज करो बट ये बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते हैं आप। तो उस बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर एक एस्पेक्ट है दैट इज जुडिशियल रिव्यू, which means any action of parliament, any action of executive, तो प्रेसिडेंट तो एग्जीक्यूटिव में आ गए, उसको हम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। तो जैसे प्राइम मिनिस्टर ने लॉकडाउन लगाया उसको हम चैलेंज कर सकते हैं, प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस इशू किया उसको हम चैलेंज कर सकते हैं, पार्लियामेंट ने बिल पास किया उसको हम चैलेंज कर सकते हैं। तो कोर्ट किसी चीज को भी देख सकता है। सर अगर ये ऑर्डिनेंस को चैलेंज पार्लियामेंट के सेशन में आने से पहले भी कर सकते हैं या सेशन में आने के बाद कर सकते हैं? नहीं, पहले भी कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस तो जब इशू हुआ तभी आप कर सकते हैं। देखो, ऑर्डिनेंस को कैंसिल करने का 2 रूट है। पहला रूट आप कोर्ट में चैलेंज करो, ऑर्डिनेंस को कैंसिल आउट कर दो। दूसरा, जब पार्लियामेंट आएगा तो उसके अंदर आप रिजेक्ट कर दो उसको, तो उसके लेकिन उसके लिए आपके पास ज्यादा नंबर होना चाहिए। तो इस 2 वे में आप ऑर्डिनेंस को रिजेक्ट कर सकते हैं। ओके सर। या पायल, क्या डाउट है आपको? सर ये बिल पास होने से पहले स्टेट के पास नहीं गया था, स्टेट असेंबली में रिव्यू के लिए? नहीं, उसमें क्यों जाएगा, ये कोई फेडरल स्ट्रक्चर को थोड़ी चेंज कर रहा है। तो ओनली बिल्स जो फेडरल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करेंगे बस हो ही जाते हैं स्टेट असेंबली? यस, जहाँ पे स्टेट का कुछ पावर इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, जैसे से लोकसभा में अभी दिल्ली का 7 सीट है लोकसभा में, अब चेंज हो रहा है कि दिल्ली को अब 6 सीट ही मिलेगा, अब दिल्ली असेंबली में भेजना पड़ेगा। यानी स्टेट के पावर जहाँ पे भी कम होते हैं या इंक्रीज होता है तो उस पे हमें स्टेट लेजिस्लेचर में भेजना पड़ेगा, अदरवाइज भेजने की जरूरत नहीं है। सर एग्रीकल्चर तो स्टेट का सब्जेक्ट है ना, तो उनका भी हाँ, तो वही बोल रहा हूँ ना कि गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर में कहाँ कुछ चेंज किया, क्या चेंज किया। आप तीनों बिल को देखो, वो तीनों में मैं आपको बिल का वो दिखाता हूँ, कॉपी, ये लिस्ट दिखाता हूँ।
अब ये बिल देखो, कहीं पे आपको लग रहा है कि ऐसे एग्रीकल्चर मेंशन है? No. हाँ, नहीं मेंशन है ना। देखो, द फार्मर प्रोड्यूस, ट्रेड एंड कॉमर्स, कॉन्करेंट लिस्ट, द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस मिल, कॉन्करेंट लिस्ट, एसेंशियल कमोडिटी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि अंडर कंडीशन ऑफ फेमाइन, वार, इन्फ्लेशन, वो एसेंशियल कमोडिटी बिल इंट्रोड्यूस कर सकता है। अभी कोरोना वायरस के टाइम पे जब स्टार्टिंग में लॉकडाउन लगा था तो सैनिटाइजर, ग्लोव्स, मास्क, ये सब बहुत महंगे बिक रहे थे। फिर गवर्नमेंट ने इसके प्राइस का कैपिंग किया होगा, अगर आपने न्यूज़ को फॉलो किया हो तो उसमें जैसे N95 मास्क है, 55 रुपीज़ से ज़्यादा सेल नहीं कर सकते हैं। सैनिटाइज़र है, आप से 500 ml 250 से ज़्यादा सेल नहीं कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा के और इसको भी एसेंशियल कमोडिटी में मूव कर दिया था। तो इसमें कहीं पे भी गवर्नमेंट एग्रीकल्चर में कुछ भी चेंज नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट तो ट्रेडिंग में चेंज कर रहा है। जैसे गवर्नमेंट ऐसा कहे कि फार्मर्स जो हैं से ये पर्टिकुलर सब्सिडी दे रहे हैं फार्मर्स को, अब ये सब्सिडी एंड हो जाएगा, दूसरा सब्सिडी स्टार्ट होगा, देन एग्रीकल्चर में कुछ चेंज हुआ। ये तो ट्रेडिंग में चेंज हुआ कि फार्मर अपना प्रोड्यूस करता है। आप एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर मार्केटिंग में डिफरेंस समझना। एग्रीकल्चर क्या होता है कि फार्मर जब सोइंग करता है और हार्वेस्टिंग करता है, उसके बीच का पीरियड है वो एग्रीकल्चर है। हार्वेस्टिंग करने के बाद जब वो स्टोर करता है, जब इसको सेल करता है, कोई और इसको परचेस करता है, तो ये हो गया एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो ये आ गया ट्रेड के डेफिनेशन में, ये आ गया एग्रीकल्चर के डेफिनेशन में। सो दिस इज इन कॉन्करेंट लिस्ट, दिस इज इन स्टेट लिस्ट। तो गवर्नमेंट इसमें तो कुछ चेंज ही नहीं कर रहा है ना, गवर्नमेंट चेंज किस में कर रहा है? कॉन्करेंट लिस्ट में। समझे आप पायल? ये जस्ट वर्ड का प्ले है, ये समस्या। जो एमएसपी था वो पहले भी था और वो अभी भी है, तो फार्मर्स को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए ना? नहीं, फार्मर्स को ऑब्जेक्शन इसलिए है क्योंकि फार्मर्स जो हैं वो एपीएमसी के मंडी में भी जाके सेल कर सकते हैं जहां पे उनको एमएसपी मिलेगा। फार्मर्स प्राइवेट मंडी में भी जाके सेल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है। प्राइवेट प्लेयर, प्राइवेट बिजनेस उनसे जिस रेट पे खरीदना चाहे वो खरीद सकता है। तो धीरे धीरे क्या होगा कि अभी 100% सेलिंग एपीएमसी में होता है, यहाँ पे होता है 0%। अब ये इंक्रीज होके यहाँ पे 100% हो जाएगा और एपीएमसी में 0% हो जाएगा। तो ये फार्मर्स का ऑब्जेक्शन है, डाउट है। तो वो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा कहा कि एमएसपी खत्म नहीं होगा, तो आप बिल में लिख दो कि प्राइवेट प्लेयर्स को भी अगर परचेस करना है तो एमएसपी पे ही परचेस करना है। ओके सर। सर जो आपने बोला कि गवर्नमेंट ने ट्रेड में चेंज किया, तो सर जैसा अगर हम जहाँ पर डीपी लें तो ट्रेड की डेफिनेशन भी तो वो होती है जो रेगुलर बेसिस पे हो। अगर सेल और परचेस रेगुलर बेसिस पे होते हैं तभी तो उसे ट्रेड बोला जाएगा। समझा नहीं मैं, क्या बोल रहे हैं आप? सर आपने बोला कि गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर में चेंज नहीं किया, उन्होंने ट्रेडिंग में चेंज किया है। करेक्ट। तो सर ट्रेडिंग तो रेगुलर बेसिस पे अगर सेल और परचेस हो तो उसको बोलते हैं। हाँ, लेकिन वो रेगुलर बेसिस कहाँ हो रही है? तो ये डेफिनेशन तो फुलफिल नहीं हो रही। नहीं, ये क्या रेगुलर बेसिस क्या हुआ? ट्रेड का मतलब ये होता है एक्सचेंज ऑफ आइटम। एक्सचेंज ऑफ आइटम मीन्स लाइक यू आर सेलिंग समथिंग, आप किसी को अपना प्रोड्यूस दे रहे हो और वो आपको पैसा दे रहा है, तो डेट इज द ट्रेडिंग ना। तो फार्मर यहाँ पे सेल कर रहा है, बिजनेसमैन उसको पैसा दे रहा है। जैसे कि ऐसा कहा जाता है कि डोंट ट्रेड चार्ज ऑन मी, मीन्स आप किसी के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हो, वो आपके ऊपर काउंटर एलिगेशन लगा रहा है या आर्गुमेंट कर रहा है। तो ट्रेड का मतलब होता है एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड मनी। ओके सर। सर ये समी, ये कॉन्सेप्ट तो पहले भी बिहार में और फॉरेन में अप्लाई किया था, यस। तो वहाँ उन्होंने स्टडी नहीं की, जो फेल गया तो वो मतलब चेंजेस करके वो बिल कर सकते थे। हाँ कर सकते थे बट नहीं किया। मतलब वो कुछ देखते ही नहीं, ऐसे ही कर लेते हैं। कर सकते हैं। देखो अब इसमें क्या है कि बिल में है ना बहुत सारे प्रॉब्लम है, लेकिन अब फिर जब मैं इसको एनालिसिस कर रहा था तो मैं ये देख रहा था कि हमें कुछ ना कुछ तो इसमें पॉजिटिव देखना पड़ेगा ना, और पॉजिटिव देख के फिर हमें इसको पेपर में लिखना पड़ेगा। तो डेट्स वाई जो चीज़ बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी
और जो ऐसा लग रहा था कि डाउट है तो उसको फिर मैंने मतलब जानबूझ के इंक्लूड नहीं किया, और जानबूझ के ऐसा स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म भी इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि हमें फिर क्या होगा कि एक्टिविस्ट मोड में नहीं आना चाहिए। हमेशा चीज़ों को बैलेंस करके देखना चाहिए। लेकिन ये है कि अगर पर्सनली अगर देखें तो मेरे को नहीं लगता कि बिल में कुछ ऐसा अच्छा है जिससे फ़ायदा होगा। अगर शायद फार्मर हमारे बहुत रिच होते हैं, लिटरेट होते हैं तो उनको फ़ायदा होता, बट जब आप पेपर में लिख रहे हो तो आपको फिर वही देखना पड़ेगा कि दोनों साइड को बैलेंस करके देखो। और उसमें हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखना कि गवर्नमेंट को हमेशा एज्यूम करना कि गवर्नमेंट इग्नोरेंट है, कि गवर्नमेंट से जो भी गलती हुआ है वो एक इनोसेंट मिस्टेक है, कोई जानबूझ के गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया है। तो ऐसे करके करोगे ना तो आप हर नेगेटिव चीज का भी आप कुछ ना कुछ पॉजिटिव देखोगे, क्योंकि बैलेंस करना है ना अपने आप को, इसलिए। ओके। और सर एमएसपी तो कहीं मेंशन नहीं है ना कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ये तो इसमें एपीएमसी का जो एक्ट है उसमें मेंशन है एमएसपी। अच्छा, तो वो मतलब चाहे तो निकाल सकते हैं ना एमएसपी तो? हाँ, पर वो निकालने का जो काम है वो ये करेगा, स्टेट लिस्ट करेगा। ओके। बट स्टेट क्यों करेगा वो? ओके सर। कुछ और डाउट किसी को? ओके, तो Sir, आगे। यस sir, what if MSP government connects MSP with the private trade? that will be good thing. Then the opposition will be diluted. So right now say 100% people are opposing, then if a government revoke MSP for private player plus remove the stock limit, or keep the stock limit intact, then the opposition will be diluted. These are the two things why people are opposing. Yes. And sir, please explain the scenario of parliament in this. Means you said that it was ordinance, means the parliament brought this bill, brought this idea. Sir, so it wasn't means discussed in Rajya Sabha or Lok Sabha. Rajya Sabha में तो हुआ था ना sir ये discuss? हाँ, but it was only for 3 hours. And the member asked that you should extend the discussion. Member asked that you should go for division of vote. Member asked that you should send this to select committee of parliament, and this request of members was not honored. And even if one member asked, then also chair has to oblige that thing. So the opposition parties are alleging that what was a hurry to pass this bill? Sir, then why did the members went to the president that please don't sign the bill? Because अगर president खुद ही बिल लेके आ रहे फिर उनके पास प्ली लेके जाने की क्या जरूरत है सर कि आप साइन मत करो? प्रेसिडेंट का पोजीशन कैसा है कि ए ओल्ड मैन इन आवर हाउस, जैसे हमारे दादा दादी जो घर में है वैसा प्रेसिडेंट का स्टेटस है इंडिया में। तो जैसे कि अब घर में कोई भी प्रॉब्लम होता है, दो भाइयों के बीच में प्रॉब्लम होता है। अब जैसे दो भाइयों के बीच में प्रॉब्लम है, क्यों प्रॉब्लम है? एक भाई को ज्यादा प्रॉपर्टी मिला, एक भाई को कम प्रॉपर्टी मिला, सो दे आर फाइटिंग विद ईच अदर। अल्टीमेटली वो फाइट के डिस्प्यूट के सोल्यूशन के लिए किसके पास जाते हैं? अगेन ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, वो उनको काउंसल करते हैं। बट हो सकता है कि ये उनके अपब्रिंगिंग का प्रॉब्लम है, हो सकता है कि उन्होंने जो प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन किया तो इक्वल नहीं किया, दैट्स व्हाई दे आर फाइटिंग। सो प्रेसिडेंट के पास हम इसलिए जाते हैं क्योंकि ये पूरा एक प्रोसेस है कि द बिल विल गो टू पार्लियामेंट, बिल विल गो टू प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट उसको साइन करेंगे। तो हम प्रेसिडेंट को रिक्वेस्ट करते हैं, सर प्लीज डोंट साइन इट बिकॉज पार्लियामेंट में प्रॉपर प्रोसीजर नहीं फॉलो हुआ। ओके सर। सर दोनों हाउस से पास हो गया? यस, लोकसभा में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बीजेपी प्लस उसके एलाइज जो एनडीएज है उसके पास अच्छा खासा नंबर है, 325 जितना नंबर है। अकाली निकल गए तो भी तीन उनके एमपी थे निकल गए। और राज्यसभा में थोड़ा वो है, कट टू कट है कि 3 पार्टी दैट इज एआईडीएमके इन तमिलनाडु, बीजेडी ऑफ उड़ीसा, YSRCP ऑफ आंध्र प्रदेश एंड 4th तेलंगाना राष्ट्र समिति। ये 4 को अगर आप ले लो तो ये 4 जिस साइड जाएंगे, अगर कांग्रेस के साइड जाएंगे तो वो लोग के पास नंबर ज्यादा हो जाएगा, बीजेपी प्लस के साइड जाएंगे तो उनके पास नंबर ज्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए सर वोट्स तो यहाँ पे AIDMK और TRS वो बिल को अपोज कर रहा था, तो चांसेस था कि ऑपोजिशन के पास नंबर है। सर इसीलिए वॉइस से पास कर दिया ना? हाँ, हो सकता है, मतलब ऐसा इसमें एक करना कि जब भी किसी कॉन्स्टिट्यूशनल चीज को देखना ना तो आप कंक्लूड मत रखना, जैसे हो सकता है, मतलब चांसेस है, क्योंकि इसमें फिर क्या होगा कि कंक्लूड हम करेंगे तो फिर वो लीगली रॉन्ग हो जाएगा ना,
क्योंकि अभी तो हमें पता नहीं ना कि उनका डिप्टी स्पीकर का क्या वो स्टैंड था, और जब तक कोई ऑफिशियल इसमें आ जाता नहीं है ना किसी का जस्टिफिकेशन, तब तक आप ये मत समझना कि वो करेक्ट है या रॉन्ग है। ओके जी 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 सर। सर जब इसे अपोज कर रहे थे राज्यसभा में मेंबर्स, तो ये पास कैसे हुआ? ये पास तो ऐसे हो गया कि डिप्टी चेयरमैन ने ऐसा कहा कि दोस्त हु आर इन सपोर्ट ऑफ बिल से यस, तो उनको लगा कि ज्यादा लोगों ने यस बोला तो पास कर दिया, वॉइस वोट। And sir, by which majority this was passed? सिंपल। Simple majority. Yes, this is ordinary bill, na? So simple majority. And sir, this So, bill sir- was discussed in this Lok Sabha or not? Yes, in Lok Sabha also it was discussed for just 2.5 hour, and Rajya Sabha 3.5 hour. Okay, sir. All right. So sir, how is this ordinance, sir? Because both Lok Sabha and Rajya Sabha are in session. Then So ordinance was not issued right now, no? So right now we are in September. So ordinance was issued in the month of April. And then from April to September, this was working as an ordinance. And then in September, when it was passed from both the House of Parliament, and if we receive assent from President, then it will be counted as a bill. So ordinance was issued earlier in the month of April. sir, so means from the month of April it was applicable from means Yes, from yes, it the was. rules and regulations were applicable from the Yes. month of April. Yes, it was applicable. Ordinance have same force as an act of parliament. Same force, same authority, same liability or restriction. Oh, okay, sir. Okay, तो अब हम आगे। सर Yes, सर ये फिर लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा? हाँ, प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास लास्ट में जाएगा। ओके, मतलब प्रेसिडेंट से आया है फिर लोकसभा राज्यसभा ऐसे नहीं, फिर प्रेसिडेंट से कैसे आया? प्रेसिडेंट से ने अप्रैल में ऑर्डिनेंस पास किया, ठीक है। हाँ सर। उसके बाद अब ये ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट में आया। अब पार्लियामेंट के ऊपर है कि ऑर्डिनेंस को पास करना है या नहीं करना है। तो पार्लियामेंट ऑर्डिनेंस को पास करेगा तब ये ऑर्डिनेंस एक्ट बन जाएगा, समझे फिर आप? वो साइन होने फिर साइन हाँ, होने जाएगा हाँ, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास जाएगा। ओके सर। ओके, तो अब आगे हम प्रोसीड करते हैं। कुछ फैक्ट हम देखते हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड। 1951 में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन इंडिया के जीडीपी में 54% था। जीडीपी कंट्री का इंटायर वेल्थ और कंट्री का इंटायर इनकम। सो 1951 एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी वाज 54%। इन 2019-20 ये डिक्रीज होके 17% हो गया। 1/3 जो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन 1951 में था उसका 1/3 हो गया 2019-20 में, 17%। टोटल वर्कफोर्स एग्रीकल्चर में कितने इंगेज थे 1951 में? डेट वाज 70% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। जितने भी इंडिया में लेबरर हैं 70% वेर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। जब हम वर्क फोर्स और लेबर कहते हैं तो दोनों में डिफरेंस ये है कि वर्क फोर्स मीन्स कितने लोग एग्रीकल्चर में वर्क करते हैं। अब जैसे ट्रेडर है वो भी उसमें वर्क कर रहा है। फूड प्रोसेसर है, जैसे मेरे पास वीट है, वीट को मैं चक्की में लेके गया और उसने आटा में कन्वर्ट कर दिया तो वो फूड प्रोसेसर है। फार्म लेबरर्स है, जमींदार है जिसका ये फार्म है। तो ये सारे लोग एग्रीकल्चर के वर्क फोर्स हैं। और फार्म लेबरर्स जो है वो वहां पे फिजिकल वर्क करता है तो वो लेबरर है। तो 70% ऑफ वर्क फोर्स इन इंडिया वाज एंगेज इन एग्रीकल्चर। जब एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में 54% था, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 17% तक आ गया, बट एग्रीकल्चर में वर्क फोर्स 55% है। तो 17% एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में और वो 55% हमारे वर्क फोर्स को कंट्रीब्यूट करता है। तो जस्ट इतना छोटा सा ये केक का साइज है एंड लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व इन दिस। 1951 में 28% इंडिया में जो लेबरर्स थे वो लैंडलेस लेबरर थे। वो 27 मिलियन था, डेट वाज 2.7 करोड़।
एग्रीकल्चर परफॉर्म नहीं करता, एग्रीकल्चर ग्रो नहीं करता है। आज 2011 में, ये 2011 का लेटेस्ट डेटा है, उसके बाद कोई डेटा नहीं आया, तो 55% इंडिया में जो लेबरर्स हैं वो लैंडलेस लेबरर हैं इंगेज इन एग्रीकल्चर, और ये 14.4 मिलियन है, डेट इज 14 करोड़। और इसको अगर मैं 2020 तक अगर प्रोजेक्ट करके देखूं तो समवेयर अराउंड ये 16-17 करोड़ जाएगा। तो 17 करोड़ फार्मर्स इन इंडिया आर वर्किंग एज लैंडलेस लेबरर, उनके पास लैंड ही नहीं है, बिल्कुल भी लैंड नहीं है। तो ये एग्रीकल्चर जैसे जैसे इंडिपेंडेंस के बाद हम 2020 तक एंटर हुए, एग्रीकल्चर का कंडीशन वर्स होते गया। जीडीपी में कंट्रीब्यूशन डिक्रीज होता है, एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट डिक्रीज होता है, लैंडलेस लेबरर का प्रपोर्शन इंक्रीज होता है, वर्क फोर्स उतना ही इंटैक्ट हुआ, वहाँ पे जो लेबर हैं उनका प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हुआ। सो दिस इज हाउ आवर एग्रीकल्चर परफॉर्म फ्रॉम इंडिपेंडेंस टिल नाउ। 86% of all land holding in India are small, 1 to 2 hectares के बीच में land holding है, and marginal farmer, that is less than 1 hectare, that is half the football field. So 86% of farmers in India are small and marginal farmer, जिनका 2 हेक्टर से कम लैंड है उनके पास। एवरेज लैंड होल्डिंग इंडिया में है 0.37 हेक्टर, 1 हेक्टर से कम होता है तो उसको मार्जिनल होल्डिंग कहते हैं। So average land holding in India is a marginal 0.37 हेक्टर। नीति आयोग के मेंबर हैं रमेश चंद्र, उन्होंने एक स्टडी किया था 2015 में, और वो जब रिपोर्ट सबमिट किया था उन्होंने कहा था कि अगर किसी के पास 0.63 हेक्टर से कम का प्लॉट है, लैंड है, तो डेट इज नॉट इनफ to pull out that person from poverty line। तो अगर आपके पास 0.63 हेक्टर से कम का लैंड है तो आप पॉवर्टी को बीट करके पॉवर्टी लाइन के ऊपर नहीं आ सकते हैं और आप पुअर ही रहेंगे। सो यू शुड हैव लैंड होल्डिंग मोर देन 6.3 हेक्टर, और इंडिया में एवरेज लैंड होल्डिंग कितना है 0.37, यानी फार्मर्स के पास जितना भी लैंड होल्डिंग है अगर उसका डबल लैंड होगा तब फार्मर पॉवर्टी से ऊपर आ जाएगा। एक और शॉकिंग पिक्चर, इंडिया में जितने भी लोग पुअर हैं उसमें से सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का है। सो ये एक स्टेटस है, और भी मैं आपको फैक्ट बताता हूँ, वो काफी शॉकिंग फैक्ट है। अगर आप एग्रीकल्चर को देखोगे तो 3 चीज इंडिया में अभी अर्जेंट रिफॉर्म डिमांड कर रहा है। एक हमारा एजुकेशन सिस्टम है, दूसरा हमारा हेल्थ सिस्टम है, एंड थर्ड एग्रीकल्चर सिस्टम है। अगर ये 3 में हम रिफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो अनफॉर्चुनेटली हम इन नियर फ्यूचर वी विल फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। सो वी नीड टू अर्जेंटली लुक इनटू दिस थिंग। नाउ ऑपरेशनल होल्डिंग आप देखो, मार्जिनल फार्मर्स अगर मैं 1971 को देखूं तो 36,200 था, और ये अब इंक्रीज होके आप देखो तो 1 लाख से ऊपर हो गया। तो मार्जिनल फार्मर्स जो हैं उनका पॉपुलेशन धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, और ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है। तो ये एक बहुत ही शॉकिंग है। दिस इज फॉर मार्जिनल फार्मर। और लार्ज फार्मर देखूं तो यहाँ पे हैं। सो लार्ज फार्मर ऑलमोस्ट इंटैक्ट ही है और धीरे धीरे वो कमी हो रहा है। एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जो कंसिस्टेंट लॉस बियर कर रहा है। एग्रीकल्चर में समहाउ गवर्नमेंट का टारगेट है हमें 4% एग्रीकल्चर में ग्रो करना है एवरी ईयर, और अभी ग्रोथ कितना हो रहा है 1% से 1.5% हो रहा है। और अभी कोविड-19 के वजह से प्रॉब्लम हुआ, अब तो ये ग्रोथ और ज़्यादा नीचे जाएगा। तो समहाउ एग्रीकल्चर में हमें गवर्नमेंट का जो अपना टारगेट है 4%, उसको हमें रीच करना चाहिए। नाउ फार्म वर्कफोर्स 69.7%, जो आगे मैंने बताया था 70% ऑफ टोटल वर्क फोर्स इन इंडिया एग्रीकल्चर में इंगेज था 1951 में, और आज ये 2011 में ऑलमोस्ट 55% हो गया है, डेट इज 54.60। तो धीरे धीरे ये कम हुआ है, बट डिक्रीज बहुत मार्जिनल है। लेकिन एक दूसरा शॉकिंग फैक्ट इसमें आप देखना,
69.70% वर्कफोर्स एग्रीकल्चर में इंगेज था, बट उसमें से लेबरर कितने थे? तो 28%। अभी 54.60% लोग एग्रीकल्चर में इंगेज हैं, बट उसमें से लेबरर्स कितने हैं? तो 54.90, विच मीन्स से 100 लोग अगर एग्रीकल्चर में इंगेज हैं, सो दे आर वर्क फोर्स ऑफ एग्रीकल्चर, और उसमें से 55 दे आर लेबरर्स, यानी अब उनका लैंड धीरे धीरे कम हो रहा है, और लैंड कम होने के बाद जो पहले जिनके पास लैंड होल्डिंग था, नाउ दे आर वर्किंग एज ए लेबरर्स। इन डेप्टनेस, जिनके पास 0.01 हेक्टर है तो उनके पास 31,000 का लोन अमाउंट है, एवरेज लोन अमाउंट, और ऐसे 10 लाख हाउस हैं जिनके पास लोन पेंडिंग है। जैसे जैसे आप देखोगे कि लैंड होल्डिंग इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे इंडेप्टेड हाउस होल्ड भी कम हो रहा है। जो रिच फार्मर्स हैं उनके अंदर कम हाउस होल्ड लोन है, उनके ऊपर इंडेप्ट है। अगर पूरे इंडिया में हम देखते हैं तो 468.48 लाख यानी 4.6 करोड़ फार्मर्स है जिनके ऊपर लोन है, और एवरेज लोन का अमाउंट है 47,000 पर फार्मर्स। तो ऐसा नहीं है कि फार्मर्स के ऊपर लोन बहुत ज़्यादा है। अगर गवर्नमेंट रिजॉल्व करे तो फार्म में अगर रिफॉर्म लाना है तो सबसे पहला हमें रिफॉर्म लाना चाहिए कि फार्मर्स के लोन को माफ़ कर देना चाहिए, या फार्मर्स को हमें प्रॉपर कंडीशन, प्रॉपर इंटरेस्ट रेट पे लोन देना चाहिए। तो डेट विल बी वेरी गुड सर्विस टू फार्मर्स। नाउ टर्म्स ऑफ ट्रेड। अब टर्म्स ऑफ ट्रेड बहुत ही इंटरेस्टिंग सा इकोनॉमिक टर्म है। फार्मर को आउटपुट प्राइस कितना मिलता है और फार्मर्स इनपुट प्राइस कितना स्पेंड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो से फार्मर्स अगर 100 रुपीज स्पेंड करते हैं एग्रीकल्चर में क्रॉपिंग सीजन में, एंड इफ दे आर गेटिंग 90 रुपीज, तो टर्म्स ऑफ ट्रेड होगा 90। इफ दे आर गेटिंग 100 रुपीज तो टर्म्स ऑफ ट्रेड होगा 100। इफ दे आर गेटिंग 120 रुपीज टर्म्स ऑफ ट्रेड होगा 120। इसको ऐसे हम काउंट करते हैं। तो अगर 100 से ज़्यादा टर्म्स ऑफ ट्रेड है तो देन वो फेवरेबल है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि फार्मर 100 रुपीज स्पेंड करता है इनपुट, अगर उसको 90 रुपीज मिलेगा तो वो लॉस में होगा। अगर उसको 120 रुपीज मिलेगा तो फार्मर प्रॉफिट में होगा, और उसको 100 रुपीज मिलेगा तो फार्मर्स नो प्रॉफिट नो लॉस पे वर्क करेगा। 2004-2005 के अंदर फार्मर्स 87.78% था, 78 था टर्म्स ऑफ ट्रेड, यानी फार्मर्स को लॉस हो रहा था। 2010-11 और 9-10 यहाँ से फार्मर्स को प्रॉफिट होने लगा। तो ये 2 साल फार्मर को प्रॉफिट हुआ, और अभी अब लेटेस्ट देखते हैं 2018-19 का डेटा है तो 96 है। अगर शॉर्ट में मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो फार्मर्स 100 रुपीज स्पेंड कर रहा है एग्रीकल्चर में, बट ही इज गेटिंग इन रिटर्न 96 रुपीज। विच बिजनेस विल बी प्रॉफिटेबल? अगर उस बिजनेस के अंदर कंसिस्टेंट आपको लॉस हो रहा है तो लास्ट अगर 15 ईयर का डेटा को देखते हैं तो एक्सेप्ट 2 ईयर और उसके अंदर भी बहुत ही मार्जिनल राइज है। दिस इज 102.95, जस्ट 3% का, एंड दिस इज 100.13। सो फार्मर्स कंसिस्टेंटली लॉस बियर कर रहे हैं। इमेजिन यू हैव ए कंपनी, ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, और जहां पे लास्ट 15 ईयर से लॉस में चल रहा है, कैसे आप सस्टेन कर पाएंगे? इसीलिए फार्मर सुसाइड करते हैं, फार्मर लॉस में है, फार्मर डेप्ट में है, फार्मर फ्रस्ट्रेटेड है। सो टर्म्स ऑफ ट्रेड, दैट इज इनपुट कितना हम लगाते हैं और आउटपुट हमें कितना मिलता है। इनकम एंड इनडेप्टनेस, आंध्र प्रदेश के अंदर 92.9% फार्मर इनडेप्टेड हैं, उनके ऊपर लोन है वन और अदर वे में, और मंथली हाउस होल्ड है 5979 मंथली हाउस होल्ड इनकम है, यानी 6000 उनका मंथली इनकम है। और एक घर के अंदर अगर हम 4 लोगों को भी कंसिडर करते हैं तो पर पर्सन आएगा 1500। तो 1500 में कोई कैसे अपने फैमिली का अब एक पर्सन का रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पाएगा? 1500 रुपीज आप अपने मोबाइल में इंटरनेट में स्पेंड कर देते हैं, या आपके पास अगर स्कूटी हो, बाइक हो तो उसके पेट्रोल में चला जाता है। तो उतने में फार्मर्स के फैमिली का एक मेंबर पूरे मंथ अपना निकालता है।
बिहार में जो देखते हैं तो ये तो सबसे लोएस्ट है, इंडिया में सबसे लोएस्ट फार्मर का इनकम है बिहार में, तो डेट इज 3558, विच इज एक हाउस होल्ड में अगर 4 लोग हैं तो पर पर्सन समथिंग अराउंड 900 उनके पास आएगा। 42.5% इंडेप्टनेस है। पूरे इंडिया का अगर देखते हैं तो 51.9% इंडेप्टनेस है फार्मर का, यानी 52% फार्मर उनके ऊपर डेप्ट है वन और अदर वे में। मंथली हाउस होल्ड इनकम है 6426 हाउस होल्ड का इनकम है। और सबसे रिच फार्मर इंडिया में है तो डेट इज पंजाब के फार्मर सबसे रिच हैं। सबसे पुअर इंडिया के फार्मर्स हैं तो वो बिहार के फार्मर्स हैं। तो ये इनकम एंड इंडेप्टनेस है। उसके बाद प्रोक्योरमेंट एंड प्रोडक्शन। पंजाब के अंदर 70.62% क्रॉप्स है, राइस का क्रॉप है, वो एमएसपी पे प्रोक्यूर हुआ। वेस्ट बंगाल के अंदर 15%, यानी 15% ही फार्मर्स को एमएसपी मिलता है, बाकी लोगों को तो मिलता ही नहीं है। वीट पंजाब के अंदर 38.75% है, वीट में देखो ये भी कम हो गया। बिहार में शॉकिंग 0.10%, यानी आउट ऑफ से 1000 फार्मर उसमें से सिर्फ एक फार्मर को एमएसपी मिलेगा। तो एमएसपी पे प्रोक्योरमेंट ऑलरेडी बहुत कम हो रहा है, तो एमएसपी का प्रोटेक्शन अगर हट भी जाता है तो इट विल नॉट मेक मच डिफरेंस बिकॉज इट इज जस्ट अ साइकोलॉजिकल बैरियर। बट हमें क्या करना चाहिए, एमएसपी को और बेटर करना चाहिए और एमएसपी को कंसिस्टेंटली इंक्रीज करना चाहिए, तो सो दैट फार्मर्स के लिए रिम्यूनरेटिव हो। माइग्रेशन ऑफ फार्मर, उत्तर प्रदेश से 1,29 लाख फार्मर्स माइग्रेट करते हैं, बिहार से 79 लाख और राजस्थान से 39 लाख माइग्रेट करते हैं। टोटल मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोस वैल्यू एडिशन, ग्रोस वैल्यू एडिशन को शॉर्ट में आप कह सकते हो जीडीपी कह सकते हो, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ग्रोस वैल्यू एडिशन एंड ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बट अभी फॉर अ टाइम बिंग हम इसको इक्विवेलेंट कंसिडर करते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग का जितना भी जीडीपी है उसमें एग्रो प्रोसेसिंग का इंडिया में है 9.7%। लुक एट इंडोनेशिया 35%, न्यूजीलैंड ऑलमोस्ट 35%, तो इंडिया का लोएस्ट है। सो शेयर ऑफ फूड प्रोसेसिंग जीवीए इन टोटल मैन्युफैक्चरिंग जीवीए। सो दिस इज फैक्ट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। इसमें कुछ डाउट है देन यू कैन आस्क।